हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएससी लवर। आज हम अपनी ये एसएससी जीडी की 10वीं वीडियो है। ये जो सीरीज चला रहे थे उसकी ये 10वीं वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने सवाल को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान सबसे छोटा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है। आपको याद रखना है कि इसका छोटा अमेरिका का। और सबसे बड़ा किसका है लिखित संविधान? सबसे बड़ा की पूछे, आपको पता होगा बड़ा किसका है, तो हमारे देश भारत का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके जो फैक्ट हैं वो देख लीजिए आप। 1762 शब्दों वाला अमेरिकी संविधान आमतौर पर विश्व का सबसे पुराना लिखित राष्ट्रीय संविधान माना जाता है। और ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं। आपको याद रखना है, अमेरिका का सबसे छोटा है लेकिन ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और सबसे बड़ा पूछे लिखित संविधान तो वो भारत का है। आपसे ये पूछे भारत का जो संविधान है वो कैसा है, लचीला है या कठोर है या दोनों का मिक्सअप है, आप ये बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह कौन सी घटना है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया? तो वो कौन सी घटना थी? वो गोधरा की थी। गोधरा में महात्मा गांधी जी से मुलाकात हुई थी 1917 में। तो यहीं से ये गांधी जी के आदर्शों पर चलने लगे और ये काफ़ी प्रभावित हुए गांधी जी के विचारों से। और इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजनीति में एक कदम रख दिया अपना। तो कब की बात है ये? 1917 की बात है, गोधरा में गांधी जी के भाषण सुनते समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनसे कुछ फैक्ट हैं इनके कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बारदोली से गुजरात में, ये बारदोली कहाँ पर है? ये गुजरात में है। कब किया था? 1928 में किया था। आपसे ये पूछ लेता है कि बारदोली सत्याग्रह का जो टाइम पीरियड है वो समय का किस वर्ष किया गया था? तो ये 1928 में किया था। कहाँ? बारदोली में। बारदोली कहाँ पर है? गुजरात में है। बारदोली गुजरात में है। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की है। तो वो कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात के केवड़िया में है क्या? आप ये बताइए नदी कौन सी है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो ये कुमारगुप्त के शासनकाल में स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के शासनकाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में है? रत्नागिरी जो मठ है, आप ये मुझे बताइए, तक्षशिला किसने बनवाया था? तक्षशिला। ठीक, इसका आप मुझे आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। रत्नागिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। आप इसे याद रखना, रत्नागिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के मुझे आप राज्यपाल बता दीजिए। राज्यपाल का नाम क्या है? क्या गणेशी लाल हैं? गणेशी लाल। और सीएम कौन है? नवीन पटनायक। आप ये बता दीजिए मुझे, या फिर ये नाम आगे पीछे आप ये बता दीजिए मुझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेमिस, और हाँ एक ओलिव रिडले, एक कछुए की प्रजाति है ओलिव रिडले। रिडले ये कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में है, आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में। आपको याद रखना है हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। इससे एक फैक्ट है कि इस नृत्य को मुखौटा पहनकर किया जाता है तथा यह बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। हेमिस जो ये उत्सव है ये मुखौटा पहनकर किया जाता है। और आपसे ऐसे पूछ ले कि मुखौटा कहाँ का नृत्य है, केवल इतना पूछे मुखौटा, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का है, आपको याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू ने किसके एक मीडिया सलाहकार के रूप में रहते हुए अपने अनुभवों के आधार पर एक संस्मरण द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर प्रकाशित किया? आपसे ये पूछ रहा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखा, किसने प्रकाशित किया? तो वो संजय बारू ने किया था। आपसे बस ये पूछ रहा है। और ये किसके आत्मकथा, ये किसके ऊपर लिखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर लिखा गया। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी आत्मकथा है? मनमोहन सिंह जी की। किसने इसे प्रकाशित किया? संजय बारू ने। आपको याद रखना, संजय बारू ने। संजय बारू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोई चीज़ अम्ली या क्षारीय है, ये मिस्टेक है, एसिडिक
और बेस फॉर्म में, यानी कि अम्लीय और क्षारीय। कोई चीज़ अम्लीय या क्षारीय है यह जांचने के लिए हम या तो लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं या फिर इसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं। बेसिकली आपसे ये जानना चाहता है कि अम्ल और क्षार में फ़र्क करने के लिए हम पहले तो लिटमस पेपर लेते हैं, लेकिन लिटमस पेपर के अलावा भी क्या लेते सकते हैं, तो वो हल्दी को ले सकते हैं। हल्दी से भी इसकी जांच हो जाती है कि ये चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है। तो कैसे? हल्दी का उपयोग एक संकेतक के रूप में किया जाता है। यह अम्ल और उदासीन में पीले हो जाती है, ठीक है, लेकिन क्षार के साथ चमकदार लाल हो जाती है। जब इसे क्षार में मिलाओगे तो ये क्षार होगा, ये क्षार, तो ये चमकदार लाल हो जाएगी। हल्दी के साथ क्षार को मिलाने से वो चमकदार लाल हो जाती है। और उदासीन और कोई अम्लीय चीज़ मिलाओगे तो वो पदार्थ पीली हो जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में शीर्ष न्यायालय के रूप में कहाँ की गई थी? यानी कि शीर्ष मुख्य न्यायालय एक ही था उस टाइम, तो शीर्ष न्यायालय के रूप में कहाँ की गई थी? ये फोर्ट विलियम में की गई थी। आपके जीडी में इतना पूछा गया था बस, ये फोर्ट विलियम, लेकिन ये मैंने लिख दिया है कहाँ पर है, कोलकाता में है। उसमें पूछा गया था कि फोर्ट विलियम में की गई थी, तो फोर्ट विलियम शहर कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में, आपको याद रखना है। फैक्ट देखिए इसका, इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा इम्पे था, आपको याद रखना है। जो उस टाइम 1774 में, ये एक्ट कब का था? 1773 का अधिनियम से बनाया गया था और 1774 में बनाया था। कहाँ पर? कोलकाता में, आपको याद रखना है। कोलकाता, नाम क्या था? फोर्ट विलियम, ठीक है, आपको याद रखना है। अधिनियम पूछे तो वो 1773 का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने किसे हराया? तो ये महमूद लोदी को हराया था, आपको याद रखना 1529 में। अब आप ये युद्ध याद रखना, जैसे मैंने लिखा भी है कि बाबर ने, यहाँ मिस्टेक है, 52 हो गया, बाबर, ठीक। बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया। 27 में खानवा का युद्ध लड़ा, राणा सांगा को हराया। 28 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, मेदिनी राय को लाया। 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा, ये महमूद लोदी को हराया। आपको ये इसके चारों युद्ध याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलकोसाट किसका अयस्क है? तो ये तांबे का अयस्क है। चलकोसाट किसका अयस्क है? ये तांबे का अयस्क। कुछ भी दो इसके इंपॉर्टेंट और हैं, उन्हें देख लीजिए। गैलेना सीसा का अयस्क है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शनिवार पारा का है। शनिवार गैलेना दोनों याद रखना। शनिवार किसका है? पारा का है, पारा Hg कहते हैं इसे, Hg। आप मुझे बताइए थर्मामीटर में क्या रखा जाता है? थर्मामीटर, ठीक। चलिए, और गैलेना किसका है? सीसा का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो ये मिनिकॉय है। मिनिकॉय क्या है? लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय। अब ये इसके कुछ फैक्ट देखिए। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, आपको याद होगा, कवारती। मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। जो मिनिकॉय है, लक्षद्वीप ये मिनिकॉय नीचे क्योंकि दक्षिणी बिंदु है, तो मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप, और इस लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है, आपको याद रखना है। 8 डिग्री चैनल भारत में मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। अब ये मिनिकॉय हो गया, यहाँ से यहाँ नीचे मालदीव है, तो बीच में ये क्या है? 8 डिग्री चैनल है, क्यों ऊपर बढ़ते जाएंगे 8 9 ऐसे करके होता जाएगा, तो याद रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। ये ब्रिटिश में सांसद में पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश में संसद बने थे, आपको ऐसे याद रखना, ठीक है। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दादा भाई नौरोजी से क्या फैक्ट है? दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये इनकी उपाधि है, इन्हें जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। माच लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये एमपी का लोक नृत्य, आपको पता होगा। एमपी को किस नाम से जानते हैं? इसे सोया प्रदेश कहते हैं, सोया, या क्यों सोयाबीन बहुत होता है यहाँ। इसे हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, आपको याद रखना, हार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा ये बताइए, छत्तीसगढ़ एमपी से कब अलग हुआ था? ये आप मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घनानंद की पराजय के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। घनानंद की पराजय के बाद, आपको पता होगा कि कौटिल्य
या चंद्रगुप्त चाणक्य कह दो इन्हें। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी। तो ये इसके कौन थे? ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इन्होंने इसे शिक्षा दी थी जिससे इसने घनानंद का अंत किया था, नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब इसके कुछ फैक्ट देखिए। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य जी जिस पहाड़ी पर रहे थे उसका नाम चंद्रगिरी था। तो जब श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त रहे थे तो वो एक पहाड़ी पर रहे थे, उसका नाम था चंद्रगिरी। और यहीं पर इनका बनाया हुआ मंदिर चंद्रगुप्त बस्ती के नाम से भी है। और यहाँ पर इन्होंने एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था चंद्रगुप्त बस्ती। चंद्रगुप्त बस्ती एक मंदिर बनाया था। आपसे पूछे चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में किस पहाड़ी पर रहे, तो वो चंद्रगिरी पहाड़ी थी, चंद्रगिरी पर। और इन्होंने एक मंदिर बनाया, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त बस्ती नाम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था और उनके बेटे का नाम अशोक था। चंद्र, ऐसे याद रखना, चंद्र बिंदु अशोक। आप इस लाइन को याद रखना, चंद्र बिंदु अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का अशोक, ऐसे याद रखना, चंद्र बिंदु अशोक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घाटू कीटो लोकगीत कहाँ का है जो उस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है? घाटू कीटो, तो ये कहाँ का है? ये सिक्किम का है, ये सिक्किम का है। सिक्किम से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम राज्य कब बना था? 1975 में बना था। तो ये और कौन से संविधान संशोधन से? तो ये 36वें संविधान संशोधन से, 36वां अमेंडमेंट किया गया था उस टाइम। 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया था। उस टाइम ये इसे सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? लोसर त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोनपा जनजाति कहाँ पर है? ये एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है मोनपा जनजाति। ठीक है, आपको याद रखना, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके कुछ फैक्ट देख लीजिए आप। देखिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, वो देखिए। लोसर उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं। इस त्यौहार को 3 दिन तक मनाया जाता है और यह त्यौहार बुरी आत्माओं को दूर करने और नए साल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दूँ, जो लोसर उत्सव है ये नए साल के रूप में भी मनाया जाता है और ये बुरी आत्माओं को भगाने के लिए भी। और ये कब मनाया जाता है? ये 3 दिनों तक मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति मनाती है इसे? तो इसे मोनपा जनजाति मनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आपको ये याद रखना है, नेफा, इसे नेफा कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। कब तक? 1972 तक। लेकिन 20 जनवरी 1972 के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश नाम रखा गया, तब इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1986 में दिया गया था। 1986 अधिनियम था 1986 का, उस टाइम दिया गया था। तो आपसे पूछिए कि इसे 1972 में, तो ये इसे 20 जनवरी 1972 के बाद इसे एक यूटी बनाया गया था, यूटी। उसके बाद 1986 का अधिनियम से इसे क्या बनाया गया? इसे स्टेट बनाया गया। ठीक, उससे पहले क्या था? ये 1972 से पहले ये नेफा के रूप में जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता के दिवस को अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं? अभियंता, ये अभियंता एक कहाँ पर है? अभियंता, इसे इंजीनियर कहते हैं, इंजीनियर। आपको इंग्लिश वर्ड याद होगा, हिंदी नहीं होगा, मैं मानता हूँ। तो अभियंता एक इंजीनियर होता है। तो किस भारत रत्न, आपको पता होगा भारत रत्न की बात चल रही है, अभियंता दिवस मनाते हैं, तो वो है एम विश्वेश्वरैया मोक्षगुंडम, इनका पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। चलिए देखिए, सितंबर में मनाया जाता है इनका। चलिए इनके कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बताइए, सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था, 1 2 3, उनके नाम बताइए मुझे। पहला सीवी रमन, गोपालाचारी, राजगोपालाचारी, और एक और कौन बचे वो आप मुझे बताइए। सीवी रमन, गोपालाचारी, एक 3 लोगों को मिला था। कब मिला था? 1944। अधिकतम एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3।
क्या ये हर वर्ष दिए जाते हैं, ऐसा कोई प्रावधान है? बिल्कुल नहीं। ये ऐसा नहीं है कि हर वर्ष दिए जाएँ, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पहले 1954 में मिले थे, 3 व्यक्तियों को मिले थे। 3 में मैं 2 के नाम बता चुका, अब तीसरे का मुझे बताइए। और तीनों के नाम सा से ही शुरू हैं, जैसे सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन, ऐसे ही एक और नाम बताइए चलिए। भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो आपको बता दूँ, ये अमार जीवन है। ये 1876 में रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, अमार जीवन। आपको याद रखना एज अ फैक्ट सीधा, कि भारतीय महिला की पहली आत्मकथा क्या है, तो अमार जीवन है। इसे कब प्रकाशित किया गया था? इसे 1876 में प्रकाशित किया गया था। और किसकी है? सुंदरी देवी की लिखित लिखित आत्मकथा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे सपोर्ट मिलता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।